हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 जून 2019 से लेकर 5 नवंबर 2020 के बीच में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन वाले यूनिट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको विथ डिटेल्स के साथ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 इस यूनिट से प्रोवाइड किया है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको हर पार्ट्स में मिल जाएंगे और सभी क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। आपको बहुत ही ईजिली सब कुछ समझ में आएगा। जैसा कि मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप खुद से भी इन्हें डिटेल में सॉल्व करने का प्रयास करें। इससे आपको अपने एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ और फ़ायदा मिलेगा। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, ताकि इसके बीच में जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊं वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये आपका अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभिकथन में बताया जा रहा है कि जन संचार का सहसंबंधात्मक प्रकार किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। तर्क क्या बताया जा रहा है कि व्याख्यात्मक पहलू जिनमें विज्ञापन और जन संपर्क शामिल है जनता की राय बनाते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। अब इन दोनों को बड़ा इत्मीनान से आपको समझना है कि अभिकथन में क्या कहा जा रहा है और तर्क में क्या कहा जा रहा है। उसके बाद से ही आपको नीचे दिए गए इन विकल्पों में से अपना सही आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। देखिए, आप समय ले सकते हैं, वीडियो फास्ट चलेगी, उसके लिए आप थोड़ा भी परेशान मत होइए। आप वीडियो को पॉज करिएगा, 2 से 4 मिनट या जितना समय आपको लेना है उतना समय लेकर सही आंसर बताने का प्रयास करिए, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठे हैं, अभी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा समय भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे तरीके से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या। कैसे, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अभिकथन में देखिए बताया गया है कि जनसंचार का सहसंबंधात्मक प्रकार किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये सही बात है। जो जन संचार आपका होता है वह सहसंबंधात्मक प्रकार जो है समाज के लिए महत्वपूर्ण जो है होता है। अब किसी न किसी से जुड़ा होता है। ऐसा तो है नहीं कि जन संचार जब हम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। सहसंबंधात्मक, ये आपस में जुड़े हुए हैं। प्रकार का मतलब होता है प्रमुख कार्य है, ठीक है। जन संचार का सहसंबंधात्मक जो है प्रमुख कार्य होता है, ये आपको याद रखना है। ये समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये भी आपको याद रखना है। और तर्क में क्या बताया जा रहा है कि व्याख्यात्मक पहलू जो है जिनमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है जनता की राय बनाते हैं और प्रभावित करते हैं। यानी जो भी आप ऐड देखते हैं तो वो जन यानी लोगों से ही कम्युनिकेट करते हैं। चाहे कोई ऐड हो गया किसी भी टाइप का, कोई साबुन का ऐड हो गया या कोई कोल्ड ड्रिंक का ऐड हो गया, कोई कपड़े का ऐड हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये जन संचार करते हैं। लोगों से एक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। उसमें अलग अलग तरीके से आपके एक्टिंग के तौर पे जो है वो लोगों से कम्युनिकेट करने का या संचार करने का काम करते हैं। और ये आपकी राय बनाते भी हैं और उससे प्रभावित करते हैं। यानी आपकी जो भी राय है उसके बारे में उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। यानी बिना प्रभावित हुए आप कोई भी ऐड देखते हैं तो कोई सामान तो परचेज कर नहीं सकते हैं, तो आप ज़रूर उससे इन्फ्लुएंस या प्रभावित होते हैं, उसके बाद से ही आप उनके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो ये भी एक जनसंचार का यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखना है। तो आई होप कि अभिकथन आपको क्लियर हो गया होगा और तर्क भी अच्छे से समझ में आया, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या है राइट आंसर। और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और सभी का राइट आंसर बताते हुए चलना है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी संप्रेषण की कर्तव्य बाधाएं हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रभावी संप्रेषण के संदर्भ में कुछ बाधाओं के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन सी बाधाएं जो है यहाँ पर प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत आती हैं। देखिए, पहला है बहुअर्थकता दिया गया है, दूसरा सरल भाषा और तीसरा पिष्टोक्ति का उपयोग और चौथा है वाक्यों की आसान संरचना। अब यहाँ पर नीचे दिए गए कूटों में से यानी कि ऑप्शन ए
बी और सी और डी में से क्या राइट आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बड़ा इत्मीनान से आप क्वेश्चन को समझते हुए चलिए और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिए। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने एग्जाम में। जब आप बैठेंगे और क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हुए चल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका पहला बहुअर्थकता, और उसके बाद से यहाँ पर तीसरा जो है पिष्टोक्ति का उपयोग। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया प्रभावी संप्रेषण। अगर आप प्रभावी संप्रेषण करते हैं तो उसके बीच में कौन कौन सी बाधाएं हैं जो आपके प्रभावी संप्रेषण को कमज़ोर कह लीजिए या उसे डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो पहले तो है बहुअर्थकता। जब लोगों से आप बात करते हैं तो ऐसे शब्दों का या ऐसे वाक्यों का आप इस्तेमाल करते हैं जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो उस स्थिति में जो श्रोता है, सामने सुनने वाला है, वो कंफ्यूज हो सकता है। तो ये प्रभावी संप्रेषण में एक प्रकार से बाधा के रूप में काम करता है। अब ये पिष्टोक्ति का उपयोग क्या है? देखिए पिष्टोक्ति ऐसे वाक्य होते हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, और जब इनको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो श्रोता कहीं ना कहीं एक प्रकार से इरिटेट कह लीजिए, उनको पसंद नहीं करते, यानी कि वही चीज़ बार बार चल रही है। पिष्टोक्ति का मतलब जो ऐसे वाक्य जिनका आप बार बार हर जगह बोलते वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, घिसा पिटा भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऐसे वाक्य होते हैं जिनका इस्तेमाल आप हर जगह, कहीं भी आपको बात करना है तो इस वाक्यों का इस्तेमाल किए बिना आप बात अब कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये भी एक प्रकार से प्रभावी संप्रेषण में बाधा है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेजिटेबल्स है और प्रॉपर सुबह शाम वही सब्जी आपकी बन रही है खाने में, तो आपको हफ्ते भर 2 दिन 3 दिन मिलेगा कोई बात नहीं है, लेकिन हफ्ते भर या 15 दिन तक लगातार वो मिलता है तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि बार बार वही सब्जी क्यों बनने। तो बस उसी प्रकार से श्रोता भी हैं कि जैसे वाक्यों का आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं वह इरिटेट हो जाते हैं। जैसे मूवी में ही मान लीजिए, मूवी में अलग अलग स्टोरी या अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से नई मूवी में नहीं रिप्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पर भी जो ऑडियंस है वो क्या होगी, इंगेज होने के बजाय बोर हो जाएगी। यानी घिसी पिटी कहानियाँ चलेंगी जो पहली मूवी में चली आ रही थी और पहले भी चली आ रही थी, तो इस तरीके से श्रोता डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो एंगेज नहीं कर पाएंगे, उनको कुछ नयापन नहीं लगेगा। तो नयापन काफ़ी जरूरी है प्रभावी संप्रेषण के लिए। तो बाकी बहुअर्थकता, पिष्टोक्ति का उपयोग ये आपका बाधाओं के रूप में काम करता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला और तीसरा। सरल भाषा तो प्रभावी संप्रेषण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वाक्यों की आसान संरचना। अगर सरल भाषा में आप बात करते हैं तो ये तो प्रभावी संप्रेषण के लक्षण है, और वाक्यों की आसान संरचना जो कि कोई समझ सकता है, तो ये सब प्रभावी संप्रेषण में, ये आपको याद रखना है। अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ ले तो ये भी आपको याद रखना है। और कुछ और बाधाएं हैं प्रभावी संप्रेषण में, वो भी आपको याद रखना है। जैसे कि अत्यधिक मौखिक वार्ता करना, यानी बस बोलते जाना, बार बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, ये भी एक बाधा के रूप में है। और अनुपयुक्त भाषा, यानी जो भाषा सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है वैसी भाषा का इस्तेमाल करना, ये भी प्रभावी संप्रेषण में बाधाओं के रूप में काम करता है। सीमित बोध, जिस टॉपिक्स पे, जिस तथ्य पे आप बात कर रहे हैं उसका ज्ञान आपके पास बहुत कम है, तो ये भी इफेक्ट करता है। शारीरिक असुविधा, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है आपके बॉडी में तो भी आप, जैसे दर्द में है तो भी आप प्रभावी संप्रेषण नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और संदेश की आवृत्ति, यानी कि कितना तेज़ी के साथ और कितना धीरे आप बोल रहे हैं, और इसके साथ साथ ध्यान का विकर्षण, जो अपने ऊपर जो है आप ध्यान आकर्षित करते हैं, ठीक है, सहजता का अभाव, ये सारा कुछ जो है प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं के रूप में काम करता है। तो आई होप कि आपको ये सारे कुछ याद रखना है, ठीक है। अभी ये इसमें ऐसे दे दिया गया है, लेकिन अभी जो मैंने बाधाओं के बारे में बताया वहाँ से भी क्वेश्चन पुट करके आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता होती है। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है कि किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता क्या हो सकती है। पहला देखिए ऑप्शन दिया गया है कि अन्य मनस्क आग्राहक, और उसके बाद से बी है आरामदायक परिवेश, और उसके बाद से सी ऑप्शन है विषय वस्तु का बहिर्वेशन, और डी ऑप्शन है अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका ही राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप। किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता यहाँ पर अभिव्यक्ति और अनुप्रयोग के नए रूप से आपका संबंधित होता है। देखिए वर्तमान समय में तकनीक का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी से संचार भी करना है, मान लीजिए छात्र को या
यहाँ पर शिक्षक को भी अगर संचार करना है तो बहुत सारे ऐसे तकनीक है जिससे वो अब बहुत ही कुछ सेकंड में जो है लोगों से संचार या छात्रों से बातचीत कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से इन तकनीक का इस्तेमाल करके छात्र भी क्या कर सकता है, स्व अध्ययन कर सकता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो स्टडी कर सकता है, यानी सेल्फ स्टडी, अपने आप बैठे हुए, उसे क्लासरूम की या कोई स्कूल की और जो भी और इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग है, वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो इन तकनीकों के माध्यम से घर बैठे ही उन स्कूल के जो तथ्य हैं, ज्ञान है या कोर्स हैं, जो भी टॉपिक उसको क्लियर करना है वो तकनीक के माध्यम से कर सकता है। और इसके कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिव्यक्ति और अनुप्रयोग के नए रूप जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आशा करता हूँ सही आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम क्या होगा। अब देखिए प्रयोक्ता यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्थ होता है प्रयोग करने वाला। ये आपको याद रखना है कि प्रयोक्ता का मतलब क्या है, प्रयोग करने वाला। क्वेश्चन को मैं फिर से इस शब्द के साथ जोड़कर मैं बताता हूँ। कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोग करने वाले के लिए तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम क्या होगा। पहला है व्यक्तित्व का विकास होगा, बी है विषय वस्तु परिशोधन का यहाँ पर विकास होगा, और सी है व्यक्तिकरण, और डी है सामान्य अकादमिक एकाकीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जो है लिखकर बताना है। समय लीजिए और राइट आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिकरण। हमेशा आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तिकरण। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए शिक्षा में व्यक्तिकरण से आशय उस शिक्षण से है जहाँ विभिन्न आवश्यकताओं वाले अधिगमनकर्ता को उनकी रुचि, योग्यता एवं वातावरण के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाता है। इसलिए यहाँ पर विशिष्ट शिक्षण युक्तियों का चुनाव जो है किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी यहाँ पर किस प्रकार से आपका राइट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर क्लासरूम के अंतर्गत कुछ तत्व होते हैं और यहाँ पर उनके क्रम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है ज्ञान, रुचि, मूल्यांकन, जागरूकता, बी है जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, ज्ञान, और सी है मूल्यांकन, जागरूकता, ज्ञान, रुचि, और डी है रुचि, ज्ञान, मूल्यांकन, जागरूकता। तो सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन और ज्ञान जो है कक्षागत संप्रेषण के तत्व के अंतर्गत आते हैं और इनका सही क्रम ये होगा, जागरूकता पहले होगा, फिर रुचि, मूल्यांकन और ज्ञान। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखिए कक्षागत संप्रेषण अध्यापक, छात्र तथा विषय वस्तु के मध्य अंतःक्रिया होता है जहाँ पर अधिगम के दौरान शब्दों, संकेतों तथा व्यवहारों के माध्यम से परिवर्तन को निरूपित किया जाता है। इसलिए यहाँ पर संप्रेषण के तत्व के अंतर्गत जो आपका क्रम बनेगा इस विकल्प में, तो वो आपका सबसे पहले जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन और उसके बाद से ज्ञान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार यहाँ पर क्या होता है। पहला देखिए विकल्प दिया गया शिक्षक के प्रति सहानुभूति, बी है अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, और यहाँ पर सी है तदानुभूतिक अधिगम, और डी यहाँ पर दिया गया स्मरण करने की चाह। देखिए तदानुभूतिक अधिगम को यहाँ पर इंग्लिश में एम्पैथिक लर्निंग भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 13 नवंबर 2020 को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी तदानुभूतिक अधिगम। देखिए तदानुभूतिक का मतलब क्या होता है आपका एम्पैथिक लर्निंग, यानी कि भावात्मक रूप से शिक्षक और छात्र क्या करते हैं आपस में जुड़ाव यहाँ पर होता है तदानुभूतिक अधिगम में। ये शब्द कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको याद रखना है एम्पैथिक या तदानुभूतिक का मतलब होता है भावनात्मक रूप से जो है छात्र और शिक्षक के बीच में जुड़ाव होना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और ये जब जुड़ाव हो जाता है तो उसके बाद छात्र जो है कॉन्सेंट्रेट करके जो है दिए गए संदेश को सुनता है, जो कि शिक्षक के द्वारा जो संदेश दिए जाते हैं
और उसके बाद से जो है वह उत्तरदायी होता है उसके लिए, यानी जो कुछ भी संदेश शिक्षक के द्वारा दिया जा रहा है छात्र जो है उसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इसे एक्टिव लिसनिंग अथवा चालू संस्मरण भी कहते हैं, यानी कि कंटिन्यूस एक्टिव है वो उस समय क्या है, एक्टिव है, इसीलिए इसको एक्टिव लिसनिंग या चालू संस्मरण भी कहा जाता है। और इस अधिगम में जो है छात्र पूरी तरह से अध्यापक द्वारा कही गई बात तथा पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करता है। याद रखना है, तदानुभूतिक अधिगम का मतलब छात्र और जो अध्यापक होता है वो आपस में भावनात्मक रूप से क्या करते हैं, अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं, और यहाँ पर छात्र जो है वो शिक्षक के द्वारा दिए गए संदेश या इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ध्यान केंद्रित करके सुनता है, एक्टिव लिसनिंग जिसको बोला जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि विद्यार्थी द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार ये कनेक्शन होता है। जब हम कनेक्ट कर पाते हैं शिक्षक के साथ तो हम बेहतर तरीके से उनकी बातों को सुनते हैं। ये भी आप सभी को पता है, क्योंकि ये आप सभी ने कॉलेज भी किया होगा, इसके साथ स्कूल में आप गए होंगे, तो वहाँ पर आप किसी टीचर के साथ बहुत बढ़िया जो है ये तदानुभूतिक अधिगम या कनेक्शन कर पाते हैं भावनात्मक रूप से, और उनकी बातों को समझ पाते हैं। तो थोड़ा समय लिया, लेकिन आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संचारित संदेश को माना जाता है, क्या माना जा सकता है इसमें से, सामाजिक उत्पाद या गैर प्राकृतिक उत्पाद, या सी अलक्षित यानी कि स्पिन ऑफ उत्पाद, और फिर डी है टेक्नो उत्पाद। तो आपको बताना है यहाँ पर कि संचारित संदेश को माना जा सकता है, इन विकल्पों में से क्या माना जा सकता है। देखिए संचारित संदेश को इंग्लिश में कम्युनिकेटेड मैसेज भी कहा जाता है। तो आपको अब इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक उत्पाद इसको माना जाता है। जो संचारित संदेश या कम्युनिकेटेड मैसेज होता है वो क्या होता है, वो एक प्रकार का सामाजिक उत्पाद होता है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि किसी जानकारी, भाव या अभिव्यक्ति का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। जब यही संचार समाज के अधिकतम लोगों तक पहुंच बना लेता है तो इसे संदेश, संचारित संदेश के अंतर्गत जो है रखा जाता है, या इसके अंतर्गत वो आता है, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि ये संचारित संदेश, जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेटेड मैसेज भी कहा जाता है, तो संदेश जो है समाज के बहुसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यहाँ पर संचारित संदेश सामाजिक उत्पाद के रूप में ये कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और ये राइट आंसर आपने इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को यहाँ पर सीमित हो जाएगा। अर्थगत शोर को सीमित किया जा सकता है किसके उपयोग से बचकर। आपको बताना है कि जब भी आप कक्षागत संप्रेषण कर रहे हैं उसके अंदर जो है अर्थगत शोर को सीमित किया जा सकता है किसका उपयोग यहाँ पर करके। ठीक है, पहला दिया गया है आपका संवाद, बी है घिसी पिटी शब्दावली, सी है गैर शाब्दिक संकेत, और डी है यहाँ पर मल्टीमीडिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, घिसी पिटी जो शब्दावलियाँ हैं उनका जो उपयोग करने से आप बचकर जो है ये जो अर्थगत शोर है इसको सीमित आप कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कक्षागत संप्रेषण में जो है अर्थगत शोर को सीमित किया जा सकता है किसके उपयोग से बचकर। तो घिसी पिटी शब्दावलियों का उपयोग जो है न करके या इससे बचकर जो है आप इस अर्थगत शोर को सीमित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में अभी आपको बताया था कि अगर आप बार बार एक ही शब्दों का या एक ही प्रकार के शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो एंगेजिंग जो कहते हैं कनेक्ट नहीं कर पाते हैं श्रोता, उनको कुछ नयापन चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वेजिटेबल का एग्जांपल आपको दिया था कि एक ही प्रकार की सब्जी 2 से 4 दिन आप खा सकते हैं, लेकिन महीने भर एक ही प्रकार की सब्जी को आप नहीं खा सकते क्योंकि वो बार बार चीज़ें आपको मिल रही है और आप उससे इरिटेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अर्थगत शोर है इसको आप कम कर सकते हैं घिसी पिटी शब्दावलियों का कम इस्तेमाल करके या इससे बचकर। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नांकित में से कौन उपयोगी है। तो यहाँ पर देखिए कक्षागत संप्रेषण के अंतर्गत
जो अवरोध होते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया, अवरोध जिनको आप दूर करके कक्षागत संप्रेषण को बेहतर बना सकते हैं। तो जो अवरोध हैं उनको दूर करने के लिए इन सभी में से कौन से विकल्प सही हो सकते हैं आपको वो बताना। देखिए पहले दिया गया शब्दांबर के स्तर की पहचान करना, दूसरा है अपरिचित शब्दों का उपयोग, और यहाँ पर तीसरा है विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान की अनदेखी करना, चौथा है खंडित वाक्य, और पांचवा है वाणी में उतार चढ़ाव, और 6 नंबर पे है भाषण को प्रासंगिक बनाना। अब आपको इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है कि कक्षागत अगर संप्रेषण आप कर रहे हैं तो उस दौरान किस विकल्प का आप चुनाव करके इन सभी में से उस अवरोध को दूर कर सकते हैं। तो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उससे संबंधित कई सारे स्टेटमेंट्स या शब्द आपको दे दिए जाते हैं, एक से अधिक 2 या 3 सही हो सकते हैं, और नीचे एक कूट बनाकर आपको दिया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ आपका 5वां, और इसके बाद से 6 नंबर। अब देखिए शब्दांबर के स्तर की पहचान करना, यानी कि जिस प्रकार के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं उनके स्तर की पहचान करके भी जो है कक्षागत संप्रेषण के जो ये अवरोध उत्पन्न होते हैं जब आप संप्रेषण करते हैं उनको आप कम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो वाणी में उतार चढ़ाव होता है, यानी कि जब भी आप कभी जैसे कि तेज कर रहे हैं आवाज़ को, कभी धीरे कर रहे हैं इस तरीके से, तो उसको भी आपको वेल बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि एक ही मतलब पिच पे, जैसे कि एक ही मान लीजिए 45 डेसिबल पे ही आप बोलते चलिए, मतलब थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखते हैं, कभी धीरे लय आता है कभी ऊपर। जैसे एक सिंगर आप देखते हैं गाना गाता है तो वो एक ही वॉइस का जो लेवल होता है, स्पीड या कह लीजिए उतार चढ़ाव एक ही लेवल में नहीं गाता, कभी उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होता है। इससे क्या करती है, ऑडियंस इंगेज होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि श्रोता या जो भी छात्र हैं क्लासरूम में आप संप्रेषण कर रहे हैं तो वाणी के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान रख के जो है आप अवरोध को दूर कर सकते हैं। और भाषण को प्रासंगिक बनाना है, यानी जिस भी टॉपिक पे लेक्चर दे रहे हैं, जो भी आप लेसन पढ़ा रहे हैं, तो उसकी प्रासंगिकता कितना महत्वपूर्ण है छात्र के लिए, उसको भी ध्यान में रखकर जो है अगर आप संप्रेषण करते हैं तो भी कक्षागत जो संप्रेषण के अंतर्गत अवरोध उत्पन्न होते हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। तो ये तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में 2 कथन दिए गए हैं और दोनों को बड़ा इत्मीनान से पढ़ना है। जैसे कि अभिकथन हमें दिया गया कि हास और परिहास के साथ वाक्य कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। तर्क बताया जा रहा है कि अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्य परक नहीं बनाते हैं। अब अभिकथन तर्क को आपको बड़ा अच्छे समझना है, फिर उपरोक्त दोनों कथन का जो है अवलोकन करके या उसको समझने के बाद अपना सही आंसर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, कि सी सही है, कि डी सही है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए सही है आपका, यानी अभिकथन, और तर्क क्या है आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, हास और परिहास के साथ वाक्य कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है। मान लीजिए क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं किसी टॉपिक को लेक्चर, और अब लग रहा है कि जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है बोरिंग होने वाला है, या बच्चे ज़्यादा इंगेज नहीं हो रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं कि हास परिहास कुछ टॉपिक से हट के, ताकि बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाए, उनका मूड जो है अब बेहतर हो जाए, उसके लिए आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा हंसी मजाक उनके साथ कर लेते हैं। यही आपका हास परिहास है, और इससे जो है कक्षा संप्रेषण सम्मोहक बन जाता है, थोड़ा सा माहौल बेहतरीन हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और जो क्लासरूम में तनाव उत्पन्न होता है, जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है या बोरिंग टाइप में लगने लग रहा है, तो उसके बीच में मान लीजिए 20 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद आप थोड़ा सा हंसी मजाक या किसी और टॉपिक पे बात कर लिया, जिससे संप्रेषण सम्मोहक बन जाता है और इन्वायरमेंट क्या है बेहतर हो जाता है। तो इसलिए ये तो ठीक है अभिकथन, लेकिन अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार के उद्देश्य परक नहीं होते, जबकि होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी अभिकथन ए सही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का राइट आंसर क्लियर हो गया होगा और आपने सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, और ये भी अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन और तर्क को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद से आपको अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में
देने का प्रयास करना है। देखिए अभिकथन में पूछा गया है कि शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे के परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए। तर्क बताया जा रहा है कि अशाब्दिक संकेत निश्चित रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करते हैं। अब देखिए अभिकथन और तर्क को अच्छे तरीके से आप समझिए और उसके बाद से ही अपना ये राइट आंसर इन चारों में से देने का प्रयास करिए। अभिकथन तर्क वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों का जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हैं उतना ही आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क जो है अभिकथन को एक्सप्लेन यानी उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे से परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए। यानी कि जो भी निर्धारित दायरे बनाए गए कि नहीं इतना ही जो है छात्रों से बात करना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है, क्लासरूम में जब भी कोई शिक्षक पढ़ाता है तो जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है और जितना बताया गया है उसके हिसाब से ही पढ़ाता है। वो थोड़ा सा आउटसाइड समाज के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा हट के कनेक्ट करके चीज़ों को बताने का प्रयास करता है। तो ये परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। और फिर तर्क बताएगा कि अशाब्दिक संकेत निश्चित रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करते हैं। अशाब्दिक का मतलब जिसमें अब बोला नहीं जाता, शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ ऐसे संकेत होते हैं, हाव भाव होते हैं, भंगिमा होता है जिसको हम देख कर जो है समझते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। या जैसे कि कोई फेस उसका गुस्से में है तो आप समझते हैं गुस्से में है, हंस रहा है तो वो खुश है। तो आप संकेतों के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर तर्क भी आपका सही है, लेकिन तर्क जो है कहीं से भी अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो ज़्यादातर आप केस में अगर आप देखोगे एग्जाम में तो ऑप्शन ए ज़्यादातर सही होता है। तो इस तरीके से आप बहुत कभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये अंतिम विकल्प के रूप में आप जो है इनका चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है, आंसर करेक्ट पता है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी वाली संभावना वाला जो है ट्रिक आपको नहीं लगाना है, और एलिमिनेशन वाला काम भी जो है तब करना है जब आपका आंसर क्लियर नहीं हो। तो कई सारे विकल्प होते हैं, जब आंसर आपको पता नहीं है तो उसके बाद से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किस पर निर्भर करता है। मान लीजिए क्लासरूम में आपको संप्रेषण या संचार करना है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं कि आपका ये जो सफल संप्रेषण होता है वो किस पर निर्भर करेगा। पहला दिया गया विषय का विस्तृत और लंबा वर्णन, फिर बी है थीम का वर्णन करना, और सी है प्रभावी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना, और डी है प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता होना, और ई है आपका पुनरावृत्तिक आख्यान होना, और एफ है संदेशों की असंचरित प्रदायगी होना। तो यहाँ पर ये सारा कुछ जो है सफल संप्रेषण के संदर्भ में कुछ विकल्प दिए गए हैं, और आपको बताना है कि अगर आप कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण करना चाहते हैं तो वो सफल संप्रेषण इन सभी विकल्पों में से किस पर निर्भर करता है। सही विकल्प के लिए आपको 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं कूट के तौर पे, ए, बी, सी और डी। इसी में से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी और सी और उसके बाद से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों ऐसे बातें हैं या स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है अगर आप कक्षा के अंदर या क्लासरूम के अंदर अच्छा संचार या संप्रेषण करना चाहते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर हो जाएगा थीम का वर्णन करना। जिस विषय पे अगर आप बात, थीम का मतलब विषय, जिस विषय पर आप बात करना चाहते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा कि आज के इस क्लास में हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और एक छोटा सा डिटेल आपको देना है, ऐसे नहीं पूरा। फिर उसके बाद से एक एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरीन आप संचार कर पाएंगे क्लासरूम के अंदर। फिर उसके बाद प्रभावी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना, जिनकी प्रभाविकता ज़्यादा होती है उस प्रकार के जो शब्द हैं उनका आपको चयन करना है, उसके साथ साथ वाक्यांशों का उपयोग करना है, और प्रस्तुत की गई व्याख्या को स्पष्टता, यानी कि जो भी आप लेक्चर दे रहे हैं उसमें कुछ ऐसा पॉइंट भी आता है जो छात्रों को समझ में नहीं आता है तो उसको स्पष्ट करना होगा, उसको समझाना पड़ेगा। अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो आपको समझाना पड़ेगा, तभी जो है आप क्लासरूम के अंदर सफल
संप्रेषण कर सकते हैं। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आप सभी मैच्योर्ड पर्सन हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। तो थीम यानी विषय के बारे में कोई भी बातें होती हैं तो पहले विषय बताया जाता है, प्रभावी शब्दों या वाक्यांशों का चयन किया जाता है, और जो भी हम प्रस्तुत करते हैं, जो भी कंटेंट हम बताते हैं, उनकी व्याख्या में स्पष्टता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे शब्दों का या कुछ इस तरह के तथ्यों को प्रेजेंट किया जाए जिसमें क्लैरिटी ना हो, तो उस प्रकार से जो है ये सफल संप्रेषण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप से संसूचित मानता है तो उस शिक्षक व्यवहार को किस रूप में वर्णित किया जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है। पहला एकाग्रता के रूप में, बी है उदार दृष्टि वाला, और सी है बहुल अज्ञानता, और डी है यहाँ पर परंपरागत संकेत के रूप में। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुल अज्ञानता के रूप में जो है इसको वर्णित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप में संसूचित मानता है तो ये जो है बहुल अज्ञानता के रूप में जो है आपका आएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप में संसूचित मानता है तो उस शिक्षक व्यवहार को, जो शिक्षक का ये व्यवहार है जो कि अपने छात्रों को गलत रूप में संसूचित करता है, तो उसको किस रूप में आप यहाँ पर वर्णित करेंगे, तो बहुल अज्ञानता के रूप में आप वर्णित करेंगे, क्योंकि ऐसा शिक्षक को नहीं करना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार नहीं होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रियता होती है तो शिक्षक संकेत क्या होगा। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है सक्रिय विसंकेतक जिसको डिकोडर बोलते हैं, बी है निष्क्रिय प्रेक्षक जिसको पैसिव ऑब्जर्वर कहते हैं, और सी है नकारात्मक आग्राहक जिसे रिसीवर कहते हैं, और यहाँ पर डी है आपका अशांत कोडक जिसको कोडर कहते हैं। तो इन चारों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है कि जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रियता होती है तो शिक्षक संकेतक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपको याद रखना है कि वो आपका सक्रिय विसंकेतक यानी कि डिकोडर के रूप में होगा। हमेशा आपको याद रखना है कि जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रियता होगी तो शिक्षक संकेतक जो है यहाँ पर सक्रिय विसंकेतक यानी कि डिकोडर के रूप में होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और एक और पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखते हुए चलना है। अगर आपसे पूछा जाए कि संचार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व कौन होते हैं तो मैं क्रम से आपको बता देता हूँ, हमेशा आपको याद रखना है। सबसे पहले आपका संदेश होता है, आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका संचारक होता है जिसके द्वारा ये संदेश आगे बढ़ाया जाता है, संचारक। उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर आएगा वो है कूट संकेत, कूट संकेत यहाँ पर आ जाएगा, संकेतक। और इसके बाद से जो है यहाँ पर माध्यम आपका आएगा, क्या आएगा, माध्यम आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद से आएगा प्रापक जो प्राप्त करने वाला है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर आ जाएगा अर्थ परिवर्तन, परिवर्तन। फिर उसके बाद से जो अगला इस क्रम में आ जाएगा प्रतिपुष्टि, और उसके बाद से शोर। तो ये क्रम आपको याद रखना है संचार प्रक्रिया के अंतर्गत। ये सारे महत्वपूर्ण तत्व हैं और ये क्रम से हैं, आगे पीछे भी आपको दिया जा सकता है क्रम में लगाने के लिए। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया भ्रामक विचार के रूप में, बी है अर्थ विषयक ध्वनि के रूप में, सी है आशंका के रूप में, और डी दिया गया है मन मस्तिष्क में चित्र के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मन मस्तिष्क में चित्र के रूप में जो है संप्रेषण आमतौर पे जो है यहाँ पर प्रारंभ होता है। यानी कि जो कुछ भी आपको बोलना है, आपके माइंड में सारा कुछ रहता है, उसकी एक छवि आपके दिमाग में रहती है, कैसे तथ्यों को रिप्रेजेंट करना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी संप्रेषण आपका होता है तो किसके साथ यहाँ पर प्रारंभ होता है, तो मन मस्तिष्क में जो चित्र होते हैं उसी के साथ जो है ये आपका प्रारंभ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। थोड़ा सा घुमा के ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हो सके तो पूछ लिया जाए। और इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन से जुड़े एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसे भी आपको याद रखते हुए चलना है। जैसे कि आपको याद रखना है कि मनुष्य विचारों और मतों और अभिव्यक्तियों एवं मनोभाव के आदान प्रदान के लिए विभिन्न संप्रेषण प्रक्रियाओं का जो है इस्तेमाल करता है। जैसे कि इनके अंतर्गत आपका संकेत होता है,
हाव भाव होता है और भी कई सारे जो है यहाँ पर तत्व आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को जो है दूसरों के सामने प्रकट करता है। संकेत के रूप में हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, मनोभाव आपका होता है, हाव भाव, ठीक है। बाकी बोल कर तो वो प्रकट करता ही है, संप्रेषण या संचार करके। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा संप्रेषण के प्रभाव को इस प्रकार विनियमित किया जाए कि उसका यह परिणाम हो। क्या किया जाए कि जो है उसका परिणाम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है। पहला दिया गया है कि विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान, बी है ऊर्ध्वाधर अभिकल्प संप्रेषण, और सी है बैकरूम अधिगम, और डी है प्रतिपुष्टि हेतु न्यूनतम अवसर। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान। आपको हमेशा याद रखना है कि कक्षा संप्रेषण के प्रभाव को इस प्रकार से विनियमित किया जाना चाहिए जिससे विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके, ठीक है। आपको ये बात हमेशा याद रखना है। और देखिए कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत छात्र अध्यापक क्रियाशीलता अत्यंत आवश्यक होती है, इसलिए कक्षा के अंतर्गत आने वाली बाधाओं तथा शिक्षण विधियों का उचित चुनाव आवश्यक हो जाता है। यानी कि किस प्रकार के शिक्षण विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है छात्रों को समझाने के लिए, उसका ही आपको चुनाव करना चाहिए, जिससे शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया पाठ हो या लेसन बच्चों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस शिक्षण विधि का आप उपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से आप किसी कॉन्सेप्ट को या टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है जो हम नहीं चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ विकल्प आपको देखने को मिल जाएंगे, किसके संदर्भ में क्वेश्चन में यही पूछा है कि कक्षा में इन सभी विकल्पों में से कौन से प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है जो हम नहीं चाहते हैं। पहला दिया गया अवसंरचना, बी है कार्यशील स्मृति, सी है चेतना अभिज्ञा, और डी है यष्टैक्स, और ई है मानसिक असहमति। अब नीचे दिए गए इन विकल्पों में से यानी इन चारों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, और उसके बाद से सी जो है आपका, और डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी यहाँ पर दिया गया है, ये आपका राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्यशील स्मृति है, फिर चेतना अभिज्ञा है, और यष्टैग। ये जो है प्रतिबंधों के कारण जो है कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सा है, कार्यशील स्मृति, चेतन अभिज्ञा और यष्टैग्स। अब तो सबसे पहले कार्यशील स्मृति के बारे में समझते हैं। देखिए कार्यशील स्मृति एक सीमित क्षमता वाली संज्ञानात्मक प्रणाली है जो सिर्फ अस्थाई यानी कि अल्पकालिक रूप से जानकारी रख सकती है। ये आपको याद रखना है कि जो कार्यशील स्मृति होती है वो अल्पकालिक होती है, अस्थाई होती है, जिसमें जो है जानकारी को जो है आप कम समय के लिए अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। अब उसके बाद से चेतन अभिज्ञा के बारे में हम बात करते हैं। तो चेतन अभिज्ञा एक व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में वास्तव में जागरूक होने की मानसिक स्थिति का वर्णन करती है। और जबकि यहाँ पर जो यष्टैग होता है एक प्रभावशाली भाषा पैटर्न है जिसमें असहमति से सहमत होने के लिए अधिक मानसिक प्रयास करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों यानी कि ऑप्शन बी, सी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ऑप्शन बी आपने करेक्ट राइट आंसर बताया होगा कमेंट बॉक्स में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और ये स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है आपका, दो कथन जिसमें दिए जाते हैं और दोनों को हमें बड़ा अच्छे तरीके से समझना होता है। उसके बाद से ही अपना राइट आंसर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना होता है। देखिए कथन पहले में दिया गया है कि शैक्षणिक पारिस्थितिकी में किसी व्यक्ति की स्वयं की सीमाओं की स्पष्ट स्वीकृति स्वीकार्य है। कथन दूसरे में बताया जा रहा है कि मधुर सामूहिक बातचीत अध्यापक के दोषों को छिपा लेती है और दीर्घकाल में उसे लोकप्रिय बनाती है। आपको अब इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है। दोनों स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, अन्यथा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो जब अच्छे तरीके से समझेंगे तो क्वेश्चन को राइट आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
कथन पहला आपका सत्य है, लेकिन यहाँ पर कथन दूसरा क्या हो गया, आपका गलत हो जाएगा। कैसे, इसको थोड़ा सा समझते हुए हम चलते हैं। देखिए, आपको याद रखना है कि शैक्षणिक परिस्थिति में किसी व्यक्ति की स्वयं की सीमाओं की स्पष्ट स्वीकृति स्वीकार्य है, क्योंकि सीमाओं के ज्ञान से शैक्षणिक उद्देश्यों को जहां निर्धारित किया जा सकता है, वहीं प्रबंधकीय कार्यों में गुणात्मक परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। इसलिए अपनी सीमाओं का ज्ञान अध्यापक को सुधार द्वारा शिक्षा को लागू करने में जो है सहायक यहाँ पर होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कथन पहला आपका इस प्रकार से सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कथन दूसरे में क्या बताया गया है कि मधुर सामूहिक बातचीत अध्यापक के दोषों को छिपा लेती है और दीर्घकाल में उसे लोकप्रिय बनाती है। सही नहीं है, क्योंकि शिक्षक जहां आदर्श रूप है, वहीं बच्चे शिक्षक का अनुकरण करते हैं। इसलिए शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के दोष को छिपाना शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, जहां पर दीर्घकाल में निष्पादन खराब हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि मधुर सामूहिक बातचीत अध्यापक के दोष को छिपा लेती है और दीर्घकाल में उसे लोकप्रिय बनाएगी। उसकी कमियां जो है छात्रों को प्रभावित करेगी, जो भी वो गलत काम करेगा उससे बच्चे अनुकरण करेंगे और ये दीर्घकाल में कहीं ना कहीं इसको ये प्रॉब्लम में डाल सकती है, लोकप्रिय तो नहीं बनाएगी। ठीक है, तो कथन दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, कथन पहला राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जन संचार में चयनात्मकता के चरणों का सही क्रम जो है यहाँ पर पहचानना है। जब भी जन संचार किया जाता है तो उसमें चयनात्मकता होती है, जनसंचार जब हम करते हैं तो उसके चरण जो है यहाँ पर दिए गए हैं, स्टेप दिए गए हैं, उस क्रम को जो है हमें बताना है। पहला है उद्भाषण है, बी है अवरोधन है, सी अभिवृत्तिक परिवर्तन है और डी है अवबोधन और ई है अवधान। अब नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है या ऑप्शन सी या डी। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सबसे पहले ए आ जाएगा आपका पहले नंबर पे, और फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे ई आ जाएगा, फिर यहाँ पर डी आपका आ जाएगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका बी आ जाएगा यहाँ पे, और पाँचवें नंबर पे आपका सी आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले उद्भाषण होता है, फिर उसके बाद से अवधान आता है, और उसके बाद से आपका अवबोधन होता है, फिर लास्ट में यहाँ पे चौथे नंबर पे अवरोधन, और सी जो दिया गया है अभिवृत्तिक परिवर्तन आपका होता है। तो ये आपको क्रम याद रखना है। जन संचार में चयनात्मकता के चरणों के अंतर्गत जो क्रम आपका होगा, अगर ये क्वेश्चन दोबारा पूछता है तो ये क्रम आपको याद रखना है। उद्भाषण और अवधान, फिर उसके बाद से अवबोधन, अवरोधन, फिर उसके बाद से अभिवृत्तिक परिवर्तन। यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उद्भाषण का जो है मुझे अर्थ आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, बाकी तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अवरोधन, अवबोधन, अवधान और अभिवृत्तिक परिवर्तन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ से इट 1 दिया गया है जिसमें क्रियाकलाप दिया गया है, दूसरी तरफ से 2 जिसमें प्रकार्य दिया गया है। प्रकार्य का मतलब मैंने बताया था प्रमुख कार्य होता है, तो इन क्रियाकलापों का प्रमुख कार्य क्या है उसके साथ आपको मैच करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करके इसे मैच करके उसके बाद से अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो आप पॉज करके इसे मैच करिए और आइए हम इसे मैच करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है गैर मौखिक संप्रेषण, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका मैच होगा वैयक्तिक संप्रेषण का अधिक स्थान लेता है। जो गैर मौखिक संप्रेषण होता है वो वैयक्तिक संप्रेषण का अधिक स्थान लेता है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से आपका है श्रवण, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। संदेश के अभियांतर में सहायक होता है वो आपका श्रवण होता है। और उसके बाद से जो सी है तदानुभूतिक वार्तालाप, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ दूसरों के दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखना। तो मैंने तदानुभूतिक का मतलब बताया था, एम्पैथिक के बारे में बताया था, भावनात्मक रूप से जुड़ने के बारे में, तो ये भी आपको याद रखना है। और डी है संप्रेषण द्वारा प्रतिबल प्रबंधन, तो ये किसके साथ मैच करेगा, ये आपका पहले के साथ मैच करेगा। किसी व्यक्ति के स्वयं के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है आपका संप्रेषण द्वारा प्रतिबल प्रबंधन, तो इसको आपको इस प्रकार से मैच करना। फिर इस कूट में नीचे ये जो कूट आपको 4 दिए गए हैं देख लेना है, जैसे आपने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प आपका सही हो सकता है। जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नए मीडिया के आगमन ने ऑनलाइन अधिगम को कैसा बना दिया है। आपको इन चारों में से बताना है। अब पहला है द्वितीयक स्रोत आधारित, बी दिया गया है निजी स्रोत आधारित, और सी है संस्था केंद्रित, और डी है आपका स्वतंत्र। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे स्वतंत्र, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जो नए मीडिया के तौर पे आप देख सकते हैं, जो भी अलग तरीके के प्लेटफॉर्म है डिजिटल, चाहे यूट्यूब हो गया आपका, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये आपके नए मीडिया आगमन ने जो है ऑनलाइन अधिगम को कैसा बनाया, स्वतंत्र बनाया है। अब उनको डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई। जैसे कि कोई भी एजुकेशन, अगर फॉर्मल एजुकेशन लेना होता था तो हमें स्कूल जाना पड़ता है, संस्थान जाना पड़ता है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाना पड़ता है, और अनौपचारिक में तो आपका जो है मान लीजिए समाज से हम सीखते हैं। लेकिन वही जो फॉर्मल एजुकेशन है और जो सिस्टमेटिक, उनको जो है हम इन नए मीडिया के माध्यम से घर बैठे बड़ा आसानी से स्वतंत्र तरीके से जो है पढ़ सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो नया मीडिया है, जो दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पर स्कूल कॉलेज और पढ़ने का ऐसा प्रबंध बेहतर नहीं है, वहाँ पर उनके पास फ़ोन तो होगा, उस फ़ोन के माध्यम से जो है वो अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब के माध्यम से कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई ऐसे पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जैसे कि सरकार की तरफ से भी कई सारी पहल की गई है, स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ई लाइब्रेरी है, तो इन पर भी जाकर काफ़ी ज़्यादा वो एक्सेस कर सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, उनके कोर्स को लेकर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्वतंत्र बनाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। और ये आप सभी को पता है, आप स्वतंत्र हैं, नहीं तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाकर सारा कुछ जो है पढ़ना होता है, ये आपको पता है। ऑनलाइन आप किसी के कंपेयर करते हैं कोर्स को कि कौन बेहतर हो सकता है, उसे परचेज करते हैं, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये सारा कुछ आपको मिल जाता है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आपने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में संप्रेषण बाधाओं को हटाने का परिणाम क्या हो सकता है। उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और नीचे दिए गए विकल्पों, यानी इन चारों में से ही आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या दिया गया कि विशिष्ट अनुदेशात्मक व्यवहारों का स्पष्ट निरूपण, और बी दिया गया है विद्यार्थियों के बीच स्वोद्देश्य अंतःक्रिया का वातावरण, और सी है आपका व्यक्तित्ववादी सोच का संवर्धन, और डी है आपका निदर्शी उदाहरणों की अप्रासंगिकता। अब इन सभी विकल्पों में से आपको बताना है कि कक्षा में संप्रेषण बाधाओं को हटाने का परिणाम इन सभी में से क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ए और बी हो जाएगा। विशिष्ट अनुदेशात्मक व्यवहारों का स्पष्ट निरूपण होगा, और इसके साथ साथ विद्यार्थियों के बीच स्व उद्देश्य अंतःक्रिया का वातावरण भी जो है यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि कक्षा संप्रेषण बाधाओं को हटाने का परिणाम ये दोनों होगा। विशिष्ट अनुदेशात्मक व्यवहारों का स्पष्ट निरूपण होगा, और विद्यार्थियों के बीच में स्व उद्देश्य अंतःक्रिया का जो वातावरण है वो डेवलप होगा। तो आई होप कि आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो देखिए ए और बी आपका राइट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन और तर्क को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए एक ही संदेश को बार बार दोहराना उसे महत्वपूर्ण बनाएगा, और तर्क बताया जा रहा है कि जब एक शब्द से ही काम चल जाए तो दो शब्दों का प्रयोग न करें, यह एक मार्गदर्शी सिद्धांत है। अब देखिए उपयुक्त यहाँ पर जैसे अभिकथन और तर्क का आपको अवलोकन करना है, उसे समझना है, और इन चारों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए सही नहीं है परंतु आर आपका सही हो जाएगा। ए आपका गलत हो जाएगा इसका मतलब, और तर्क आपका सही हो जाएगा। कैसे, इसको थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ये अभिकथन गलत है, तर्क के बारे में समझते हैं। तो अभिकथन में देख लीजिए पहले इसको भी थोड़ा सा, एक ही संदेश को बार बार दोहराना उसे महत्वपूर्ण बनाएगा, ये आपका पूरी तरीके से गलत है। अगर एक ही संदेश को आप बार बार दोहराते हैं तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है श्रोता के लिए, छात्र का, तो वो एक तरीके से इंगेजिंग नहीं होगा और वो बोर हो जाएंगे। तो एक ही संदेश को आपको बार बार दोहराना नहीं चाहिए, ये इसे महत्वपूर्ण नहीं बनाता, ये गलत है आपका। जब एक शब्द से ही काम चल जाए तो दो शब्द का प्रयोग न करें, यह एक मार्गदर्शी सिद्धांत होता है, ये आपका सही है। जब एक शब्द से आपका काम चल जाए, उसी शब्द से अगर वो चीज़ों को समझ जाता है तो आपको दो शब्दों का जो है
इस्तेमाल या प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप एक ही चीज़ के लिए दो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब एक शब्द से काम चल जाए तो दो शब्दों का प्रयोग उसके लिए ना करें, ये एक मार्गदर्शी सिद्धांत है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी ने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें दिया गया कि संप्रेषण विकास के चरण में सही क्रम की पहचान कीजिए, यानी कि कम्युनिकेशन की जर्नी, यानी जो संप्रेषण है उसकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई, उसका क्रम क्या है, उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा और इसे क्रम से आपको लगाना है। देखिए जैसे शाही रोज गमछा दिया गया है, ये आपके राजाओं और महाराजाओं के द्वारा संप्रेषण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और फिर गुफा चित्र है, सी है आपका मुद्रण के लिए कास्ट ब्लॉक है, डी है भाषाओं का विकास और ई है धातु मुद्रण। तो इनका सही क्रम आपको लगाना है नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों के अनुसार। ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी सही है या डी सही है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को पॉज करके सही आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर ये क्रम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संचार के विकास के क्रम में या संप्रेषण के, तो सबसे पहले आपका गुफा चित्रकारी आता है, इसे पहला नंबर मैं देता हूँ। तो आपको पता है कि जो आदिवासी समुदाय हैं या जो पहले के समय के जो लोग थे, जब विकास नहीं उतना था, गुफाओं में रहते थे और वो पत्थरों पर ही चित्रकारी करते थे, अपने जीवन का पूरा चित्रण उस पर करते थे। और आज भी कई गुफाओं में उनके बनाए गए चित्र आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद से अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें तो गुफा चित्रकारी के बाद जो है भाषाओं का विकास होता है। तो ये आपको क्रम में याद रखना है, गुफा चित्रकारी, फिर उसके बाद से भाषाओं का विकास होता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद से सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर मुद्रण के लिए कास्ट ब्लॉक। तो यानी कि संप्रेषण के विकास के चरण में तीसरे नंबर पे मुद्रण के लिए जो कास्ट ब्लॉक्स होते थे उसका इस्तेमाल होता था। और उसके बाद से जो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा चौथे नंबर पे, वो शाही रोज गमछा आपका आ जाएगा। और उसके बाद से पाँचवें नंबर पे आपका आ जाएगा धातु मुद्रण। तो ये क्रम आपका सही हो जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। पहले गुफा चित्रकारी होते थे, फिर भाषाओं का विकास हुआ और भाषाओं के विकास के अंतर्गत आगे चलकर मुद्रण के लिए कास्ट ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया। लकड़ियों पे ऐसे जो इन्फॉर्मेशन थी वो लिख कर जो है मुद्रित करके जो है संप्रेषण किया जाता था। फिर उसके बाद से जो है शाही रोज गमछा, जो कि राजा महाराजाओं के द्वारा संप्रेषण या संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और उसके बाद से जो अगला यहाँ पर क्रम है पाँचवें नंबर पे, वो धातु का मुद्रण, यानी धातु पर भी जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है लिखी जाती थी। तो आई होप कि ये क्रम आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे ये क्रम मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बी डी सी ए ई। तो ऐसे क्रम आपको लगा लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला है। सूची 1 में संप्रेषण की विधि और सूची 2 में संप्रेषण का प्रकार दिया गया है, तो इसको आपको मैच करना। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा, फिर उसके बाद से राइट आंसर आप जरूर इसका जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पार्ट 2 में मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था उसका आंसर आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में दिया था, देखिए लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया था वो क्वेश्चन ये है कि कक्षा के अंतर्गत गुणांक संप्रेषण है। तो यहाँ पर इन चारों में से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये अंतर्निहित होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि कक्षा के अंतर्गत गुणार्थ या गुणांक संप्रेषण अंतर्निहित होता है। याद रखना है आपको कि कक्षा में संप्रेषण कार्य सतही अर्थ के स्तर पर होता है, जिससे छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक अधिगम जो है किया जा सके, यानी कि स्टेप बाय लेवल के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट लेवल से स्टार्ट करना है। तो हमेशा याद रखना है कि सतही स्तर पे ये सारा कुछ होता है जिससे छात्र द्वारा असफलतापूर्वक जो है अधिगम किया जा सके। और संप्रेषण प्रायोजन मूलक तथा अव्यवहारिक होता है, इसलिए कक्षा संप्रेषण के दौरान सूचना का प्रेषण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा शिक्षार्थी के अनुकूल ये होता है, जो कि एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। इसलिए ये आपका ऑप्शन सी अंतर्निहित आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो जिन विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और राइट आंसर आपने बताया होगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर भी बता दिया और उसके डिटेल्स भी बता दिया, तो उसी प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसको अटेम्प्ट करना और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर वीडियो का सेशन आपका कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, मान लीजिए 25 क्वेश्चन यहाँ पर है,
लेकिन 24 क्वेश्चन मैंने आपको कराए और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो जवाब ज़रूर दीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से आप अपना दिमाग भी चलाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। वैसे तो मैं तुरंत बता सकता हूँ, लेकिन आपको प्रयास ज़रूर करना है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और वीडियो का सेशन कैसा रहा, पॉजिटिव फीडबैक हो या जिस तरह का आपका फीडबैक है जो आपको समझ में आया पूरे वीडियो के दौरान, उसका जो है फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जो है हमें अप्रिशिएट करने का काम करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, ये हकीकत है। आप 1 घंटे से ऊपर का आप देखते हैं वीडियो होता है और इसमें 2 घंटे 3 घंटे कम से कम इसको टाइप करके अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने में टाइम लग जाता है। 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसमें, इसको पूरा प्रोसेस करके जो है वीडियो को अपलोड करने में। क्योंकि टाइम ये ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि ये सारा कुछ काम मैं अकेले करता हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहता है कि जो मेरा कंटेंट टाइप कर देता, मुझे बस यहाँ पर पढ़ाना रहता, तो मेरे लिए समय जो है ये जो 5 घंटे लग रहे हैं वो आधे समय हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को बनाना और उसे प्रोसेस करके अपलोड कर देना, तो ये कम समय लगेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊंगा। लेकिन अकेले काम करने के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैक्सिमम जो है वीडियो प्रोवाइड करूं, ताकि आपको अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर इस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है काम करने में। और आप सभी को पता है कि ज़्यादा गर्मी होने से कितना प्रॉब्लम जो है क्रिएट होता है काम करने में। तो यहाँ पर इन तकलीफ़ों के बावजूद भी मैं आपको यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करूँ, ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम में हेल्प हो सकती है वो मैं आपको कर सकूँ। तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसके बाद लगता है कि ये कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस करके क्या करिए कि दबा लीजिए, ताकि आपको इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।